गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस मैम। इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं आज क्लास में? We'll wait for 5 minutes and then we'll start so that you'll. All right, so we should start now as nobody else is coming. Okay. तो आज हमें इंडेमनिटी एंड गारंटी पढ़ना है, ठीक है। कल हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे, राइट? हम कर नहीं पाए थे, तो आई जस्ट डिस्कस द एग्जाम्पल्स वंस अगेन एंड देन वी स्टार्ट विथ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ओके। So the first example we'll see, a contractor made an agreement with Sonu to construct the ground floor and first floor of his house. After the construction of the ground floor, um, after the construction of the ground floor has completed, Sonu decided not to continue with the construction. Okay, so Sonu wanted to construct a house, wanted to get a house constructed, and he made an agreement with the contractor. And according to the contract, they were supposed to um, start the construction, and under the construction, 2 floors were supposed to be constructed. Okay, but the contractor only constructed the the ground floor, and Sonu decided not to continue with the construction. मतलब उसने आगे के कंस्ट्रक्शन करने से मना करवा दिया कॉन्ट्रैक्टर को। द कॉन्ट्रैक्टर डिमांडेड रेम्यूनरेशन फॉर द कंप्लीटेड वर्क, ठीक है। तो जो ग्राउंड फ्लोर उसने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन, उसके लिए उसने रेम्यूनरेशन मांगा, मतलब जितना काम मैंने किया है उतने का पैसा आप मुझे दे दो ग्राउंड फ्लोर का। The court held that since the project was indivisible and also since it was a breach of contract by Sonu and not the contractor, he should be paid his dues for completion of the work performed by him under quantum merit, ठीक है। तो क्वांटम मेरिट केस के अंडर सोनू को पैसा पे करना पड़ा कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम आधा कंप्लीट कर दिया था और सोनू ने डिसाइड किया कि आगे का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाना है। सो इट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, सोनू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स, ओके। उसके साथ प्रेजेंट, गुड मॉर्निंग, ये सब आप मत लिखो, क्योंकि क्या है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू सेपरेट द नेम्स फ्रॉम ऑल द अदर मैसेजेस, ओके। सो जस्ट राइट योर नेम, ऑलराइट। मैम सुनिए ना। हाँ बोलो। मैम जो आज लिंक आई थी न्यू, वो तो गलत थी मैम। मतलब कौन सी लिंक? यस मैम मैम, उससे ज्वाइन 874 नहीं वाली, होता। उससे ज्वाइन कर रहे थे तो वेटिंग था, फिर कुछ बच्चों ने पुरानी लिंक पे ज्वाइन किए तब ज्वाइन हुए हैं ये वाली पुरानी वाली लिंक में। आज जो लिंक आई है मतलब वो गलत थी। ओ अच्छा, इट्स माय फॉल्ट, आई थिंक मैंने गलती से गलत लिंक शेयर कर दी है, पुरानी लिंक शेयर कर दी है मैंने। सो सॉरी। मैं अभी ठीक है। दूसरी लिंक शेयर कर देती हूँ, जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए तो वो ज्वाइन कर लेंगे। ओके मैम।
it may have missed my mind कि हमने लिंक्स बदल दी हैं. ठीक है, चलो. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ, गुड मॉर्निंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. ठीक है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट का. अ कॉन्ट्रैक्टर मेड एन अग्रीमेंट विथ मोनू who was Sonu's brother to complete the first floor of the house. ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या देखा कि सोनू ने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था और उसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करवाना था उसे. ठीक है, बट सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही कंप्लीट हो पाया और सोनू ने क्या बोला कि मुझे आगे का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है. तो सोनू को कॉन्ट्रैक्टर को ग्राउंड फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के पैसे पे करने पड़े. I have a bad throat today, so please bear with me. अब सेकेंड एग्जाम्पल के केस में सोनू का जो भाई है मोनू, उसने डिसाइड किया कि फर्स्ट फ्लोर वो कंस्ट्रक्ट करवाएगा. ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग it, he decided to quit and not complete the work, although a sizable amount had been done. पर उसने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होने से पहले ही काफी काम हो गया था, बट कंप्लीशन से पहले ही उसने क्या किया, गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया कि अब मैं आगे का नहीं करवाऊंगा. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर sued फॉर रेम्यूनरेशन. उसने फिर से sue किया, फिर से केस किया कि जितना काम अब दूसरी बार आपने मुझसे करवाया है वो उसका भी पैसा दो. द कोर्ट कैन नॉट गिव रिलीफ टू द कॉन्ट्रैक्टर बिकॉज द वर्क वॉज नॉट डिविजिबल. ठीक है, यहाँ पर काम को डिवाइड नहीं कर सकते थे हम. और पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें डिविजिबल इसलिए था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर. क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था इसलिए हम उसको डिवाइड कर सकते थे दो पार्ट्स में और उसे उतना पैसा मिल सकता था. बट इन दिस केस उसने क्या किया, आधा कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन रोक दिया. ऐसे केस में उसको पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स अ नॉन डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट. And halfway he left Sonu and Monu in a lurch. No claim can be allowed because there was no express or implied promise to pay for the work which is half done. ठीक है, तो कंप्लीशन से पहले पैसा देने की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को आधा काम करने के कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आज हम इंडेमनिटी एंड गारंटी पढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रीच. ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ब्रीच, या किसी चीज का नुकसान हो जाए तो उस केस में क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 provides for certain special types of contracts. These are contracts of indemnity, guarantee, bailment, and agency. The meaning of indemnity is to make good the loss that another has suffered, or in other words to compensate the party who has suffered a loss. ठीक है, तो indemnity का क्या मतलब होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी के नुकसान की भरपाई करने के लिए किया जाता है. ठीक है, अब ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा. Section 124 of the Act defines a contract of indemnity as a contract by which one party promises to save the other from loss caused by him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि तुम्हें
किसी भी वजह से, चाहे तुम्हारी खुद की वजह से या किसी और की वजह से, अगर तुम्हें कोई लॉस होता है तो आई विल फुलफिल दैट लॉस और पे फॉर दैट लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। नीलम टेक्स अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम अतुल। ठीक है, नीलम ने क्या किया, एक लोन लिया अतुल से 2 लाख रुपए का। अक्षय makes a contract with Neelam to indemnify her against any proceedings which with respect to the loss the loan which Atul may take against her। जो लोन नीलम ने लिया है 2 लाख रुपए का, उसके उस लोन की भरपाई करने में कब अगर कोई लॉस हो जाता है या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है नीलम को, तो अक्षय ने उसके साथ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उसको उसकी भरपाई करेगा। ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन दिस इलस्ट्रेशन अक्षय इज द इंडेमनिफायर एंड नीलम इज द इंडेमनिफाइड। ठीक है, तो दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, इंडेमनिफायर जो इंडेमनिफाई कर रहा है, जो लॉसेस फुलफिल करेगा, और नीलम इज द इंडेमनिफाइड, मीन्स जिसके लॉसेस फुलफिल हो रहे हैं उसे हम इंडेमनिफाइड बोलेंगे। A person who makes a promise to make good the loss is called the promiser or the indemnifier, and the promisee or the person whose loss is to be recovered is the indemnity holder or the person who is indemnified। ठीक है, according to this illustration, it can be said that the contract of indemnity is made to protect the promisee from any future losses। ठीक है, तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट उसी केस में किया जाता है ताकि आगे चल के किसी को अगर कोई लॉस हो सकता है तो उसकी भरपाई के लिए हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके रखें। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, हम इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कुछ लॉस हो तो मेरी भरपाई, मेरे लॉस की भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। The following are the essentials of a valid contract of indemnity. Contract of indemnity must be between two parties, the indemnifier and the indemnity holder or indemnified। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। फर्स्ट इज जो इंडेमनिफाई कर रहा है, द इंडेमनिफायर, जो लॉसेस फुलफिल करेगा एक्सक्यूज मी, और दूसरा है इंडेमनिफाइड, जो पर्सन का लॉस हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी शुड कंटेन एन ऑफर, अ कंसोलिडेशन, the free consent between parties, the competency of both parties and legality of the object to become a valid contract। ठीक है, तो ये conditions contract के अंदर होनी चाहिए। The contract of indemnity should contain an offer। ठीक है, एक जो इंडेमनिफायर है उसकी तरफ से एक ऑफर होना चाहिए कि मैं विथ फ्री कंसेंट जो भी आपका नुकसान होगा, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, वो मान लो कि मैंने बोला कि अब जैसे हमने नीलम का केस देखा था एग्जाम्पल, इस केस में नीलम को अतुल से लोन लेने की वजह से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई अक्षय करेगा। अगर किसी और वजह से उसको कोई नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई वो नहीं करेगा। ओके, प्रतिभा वांट्स टू से में इंडेमनिफायर को क्या प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं होता है।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको कोई प्रॉफिट हो। ठीक है, अब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, हम जब तक उनको प्रीमियम पे करते हैं वो उनका बेनिफिट होता है। ठीक है, और इस केस में जरूरी नहीं, इंडेमनिटी के केस में जरूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी का कुछ बेनिफिट हो। इट इज अ फ्री कंसेंट, जैसे मैंने बोला है ना, फ्री कंसेंट मतलब उनको पता होता है कि उनका उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, पर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, वेरी बैड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? There should be a promise between two parties whereby one party promises another to save him कोई वो नहीं है from any losses suffered by him. Excuse me. There should be a promise between two parties whereby one party promises another to save him from any losses suffered by him. ठीक है, तो इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि जो दो पार्टीज हैं उनमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करे कि जो भी लॉसेस तुम्हें होंगे वो उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं करूँ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिफायर? अभी बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था ना, देखो इंडेमनिफायर का मतलब हुआ कि वो पर्सन जो लॉसेस फिल करने के लिए एक प्रॉमिस कर रहा है, दैट पर्सन इज द इंडेमनिफायर। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल जो हमने लिया था, नीलम ने अतुल से लोन लिया, पर अक्षय ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नीलम के साथ कि तुम्हें अगर इसकी वजह से कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई अक्षय करेगा। ठीक है, तो अक्षय इस केस में इंडेमनिफायर हो गया, और जिसको लॉस हो सकता है, जिसका लॉस फुलफिल करने के लिए बात हो रही है, उसे इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड कहा जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड कंडीशन क्या थी? दैट शुड बी अ प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वेयर वन पार्टी प्रॉमिसेस अनदर टू सेव हिम फ्रॉम एनी लॉसेस सफर्ड बाय हिम। ठीक है, कोई भी नुकसान होगा तो इंडेमनिफायर उसकी भरपाई करेगा, ये प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। The losses may be due to conduct of the promisor himself or any other person. ठीक है, तो जो लॉस हो रहा है वो या तो जिसने प्रॉमिस किया है उसकी वजह से हो या किसी और की वजह से हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए कि जिस रीजन से लॉस होने वाला है वो रीजन का लॉस मैं फुलफिल करूंगा। ठीक है, हर लॉस वो पर्सन फुलफिल नहीं करेगा, बट जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है वो रीजन का लॉस वो फुलफिल करेगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब मैंने आप लोगों को एक दिन पढ़ने के लिए बोला था, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी ने पढ़ा? फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को ये चीज पढ़ाई गई थी कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैंने पढ़ा है। हाँ बताओ बेटा। हम एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट वो होता है जो अपन बता के कोई भी चीज करते हैं फिर बाद में वो चीज मना कर देते हैं। मैम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिफोर परफॉर्मेंस के पहले बता दिया जाता है। ठीक है, और बाद में हम क्या करते हैं? हम उसको तोड़ भी सकते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, और इम्प्लाइड मैम जो बिना जो बताए हम कर देते हैं फिर बाद में उसको पता चलता है कि तो हो ही नहीं पाएगा। ओके ठीक है, तो बाकी सबको समझ में आया? मतलब आप लोगों को पता है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। यस मैम। ठीक है ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट Yes, ma'am.
of indemnity, a promise is made by a person to compensate the other person in express terms. But in an implied contract, it is the intention of the promisor to indemnify the other party from losses. ठीक है, तो वही एक्सप्लेन किया है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेटली एक्सप्रेस किया जाएगा इन वर्बल और रिटन टर्म्स कि मैं इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं जो भी तुम्हारा नुकसान होता है XYZ रीजंस की वजह से वो मैं फुलफिल करूँगा, ठीक है। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में the intention should be to fulfill the losses of the promisee, ठीक है। तो ये हमारे एसेंशियल्स हो गए, बोल सकते हैं कि फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स। अब राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, क्या क्या राइट्स हैं जिस पर्सन के साथ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब हम बोल सकते यहाँ पे हम इंडेमनिफाइड की बात कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ राइट्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पढ़ना है कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल, ठीक है। अच्छा, आज आप ही लोगों की क्लास के साथ मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास है कि बी सेक्शन के साथ है? मैम एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास है, आप लोग हमारे साथ ही है। यस मैम। अभी इसके बाद आप लोगों की कौन सी क्लास है? मैम अकाउंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, चलिए तो राइट्स देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 125 has provided the rights of the indemnity holder. According to it, the indemnity holder has a right to recover from the indemnifier some of the amounts that he has paid on behalf of him. 10 मिनट ही बाकी है, एक काम करते हैं, we'll continue with this tomorrow, ठीक है, क्योंकि बीच में तोड़ना पड़ेगा, we'll not be able to finish, ठीक है ना। यस मैम। फिर आधा कल समझ में नहीं आएगा, तो कल हम राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर करेंगे, ठीक है ना। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। आज जो पढ़ा है उसको रीड कर लेने, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी होती है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो आप लोग कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है। यस मैम। थैंक यू मैम, गुड डे थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू सो मच।